नमस्कार टाबरो, ठीक हो सारा। तो अपन राजस्थान कला संस्कृति पढ़ रहे थे और राजस्थान कला संस्कृति के अंदर हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा था राजस्थान की रूढ़ियां या राजस्थान की प्रथा। तो भाई इस टॉपिक को हल्के में मत लेना। इस टॉपिक में से प्रश्न पूछे जाते हैं और ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि घुमा देते हैं, माथा घुमा देते हैं, ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं। तो पिछली क्लास अगर नहीं देखी है तो वो देखना। और अभी अपन आगे की बात करते हैं। वैसे ही मैंने पहले नोट कर लिया है और अब मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा और बाद में आप लास्ट में इसका स्क्रीनशॉट लेकर नोट करना चाहो तो कर सकते हो। तो हम भाई तो लास्ट हमने 4 प्रथाएं पढ़ ली थी और 5वीं अपनी जो प्रथा है वो होगी साथियों विधवा पुनर्विवाह। कौन सा? विधवा पुनर्विवाह। कि भाई लास्ट क्लास के अंदर हमने देखा कि भाई सती प्रथा का अंत कर दिया। अब सती प्रथा का अंत कर दिया कि भाई आदमी की मृत्यु के बाद में उसकी लुगाई जो है वो उसके पीछे मर नहीं सकती। तो वो मर नहीं सकती तो वो भटकती तो थोड़ी ना फिरेगी। अब मान लो किसी महिला की आयु है 25 वर्ष और 25 वर्ष के होते ही उसके पति की मृत्यु हो गई। आपने सती प्रथा पर रोक लगा दी। अब ये भटकती थोड़ी ना फिरेगी। तो फिर सरकार ने सोचा कि भाई हाँ विधवा पुनर्विवाह भी करना चाहिए। तो अगली अपनी नेक्स्ट प्रथा कौन सी है? अगली प्रथा हो जाएगी विधवा पुनर्विवाह। भाई देखो विधवा पुनर्विवाह के अंदर आपको ध्यान रखना है, एक व्यक्ति है जिसका नाम है साथियों ईश्वर चंद्र। के नाम है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी को यानी इसने डलहौजी, इसके साथ में व्यक्ति दूसरा कौन सा है? एक अंग्रेज अधिकारी को ये साथ में रखेंगे। एक अंग्रेज अधिकारी को साथ में रखेंगे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर व डलहौजी ने 27 जुलाई 1856 में धारा 5 के तहत, कौन सी धारा के तहत? धारा 5 के तहत विधवा पुनर्विवाह को लागू किया था। कितनी तारीख को लागू किया था? 27 जुलाई 1856 में। 27 जुलाई 1856 में लागू किया था। धारा कौन सी के तहत? तो धारा 5 के तहत इसको लागू किया था। और इसके 1 वर्ष बाद में 1857 के अंदर हमारे राजस्थान में क्या होती है? क्रांति होती है। क्या होती है? क्रांति होती है। और ये जो लॉर्ड डलहौजी है, इस डलहौजी के साथ में ईश्वर चंद्र विद्यासागर, व्यक्ति का नाम क्या है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इस ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने डलहौजी के साथ में मिलकर, किसके साथ में मिलकर? डलहौजी के साथ में मिलकर 27 जुलाई 1856 में धारा 5 के तहत विधवा पुनर्विवाह को लागू कर दिया था। अब ये जो महिला है उसके पति की मृत्यु हो गई है, वो विधवा हो गई है, अब उसका पुनर्विवाह है वो भी हो सकता है। उसके बाद में देखिएगा दयानंद सरस्वती जो है ना, इसने भी इस विधवा पुनर्विवाह को लागू करने का प्रयास किया था। दयानंद सरस्वती जो है इसने भी विधवा पुनर्विवाह को लागू करने का प्रयास किया था या फिर इसको बढ़ावा दिया था, यूं कहें कि बढ़ावा दिया था। और जो जाम्बोजी थे, जाम्बोजी बिश्नोई संप्रदाय वाले जो जाम्बोजी है, इन्होंने भी इस विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा दिया या इसको लागू करने का प्रयास किया था। आपसे पूछे कि निम्न में से कौन से व्यक्ति ने विधवा पुनर्विवाह को लागू करने का प्रयास किया था? अगर ऑप्शन में नाम आए जाम्बोजी का तो जाम्बोजी उत्तर सही होगा। अगर दयानंद सरस्वती आ रहा है तो दयानंद सरस्वती उत्तर जो है वो सही होगा। इन दोनों ने भी विधवा पुनर्विवाह को लागू करने का क्या किया था? प्रयास किया था। भाई इस विधवा पुनर्विवाह को लागू करने का प्रयास जो है ना, ये पहले से ही लागू, यानी पहले से लोगों ने मन बना लिया था। भी मैं यहाँ पे लिखा है कि सवाई जय सिंह ने, सवाई जय सिंह। अब ये तो 18वीं शताब्दी की बात है। सवाई जय सिंह की बात करें तो 1700 से 1743 का सवाई जय सिंह का समय। इस सवाई जय सिंह ने इस प्रथा को बढ़ावा दिया था कि भाई जो विधवा महिला है उसका क्या होना चाहिए? उसका पुनर्विवाह होना चाहिए। भाई इसने बढ़ावा दिया था। इसके समय में तो हमारे सती प्रथा भी लागू थी। कौन सी प्रथा लागू थी? सती प्रथा लागू थी। किसके समय में? सवाई जय सिंह के समय में। लेकिन सवाई जय सिंह ने सोचा कि भाई सती प्रथा को क्या होना चाहिए? इसका अंत होना चाहिए और इसके स्थान पर इन विधवाओं का पुनः विवाह जो है वो होना चाहिए। तो भाई किसने बढ़ावा दिया था? सवाई जय सिंह ने, जो कहाँ के राजा थे? आमेर के राजा सवाई जय सिंह ने भी विधवा पुनर्विवाह को क्या दिया था? बढ़ावा दिया था। उसके बाद में नाम आता है चांद कर्ण सारद का। किसका नाम आता है?
चांदकर्ण सारद का। और चांदकर्ण सारद ने कौन सी पुस्तक लिखी है? विधवा विवाह पुस्तक लिखी है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि भाई किसने विधवा विवाह पुस्तक लिखी है। तो विधवा विवाह पुस्तक साथियों चांदकर्ण सारद ने लिखी है। किसने लिखी है? चांदकर्ण सारद ने कौन सी बुक लिखी है? तो चांदकर्ण सारद ने विधवा विवाह पुस्तक लिखी है। उसके बाद में 6 दिसंबर 1956 में कोलकाता में प्रथम विधवा का विवाह संपन्न हुआ था। अब आपसे पूछे कि विधवा पुनर्विवाह लागू होने के बाद में, भाई लागू तो कब हो गया था? 1856 में। 1856 में धारा 5 के तहत विधवा पुनर्विवाह क्या हो जाता है? लागू तो हो जाता है, लेकिन प्रथम विधवा का विवाह जो है साथियों ये कब देखने को मिला था? तो भाई काफी टाइम बाद देखने को मिला था, 6 दिसंबर 1956 को। 6 दिसंबर 1956 को कहां पर देखने को मिला था? कोलकाता में देखने को मिला है। तो कोलकाता में 6 दिसंबर 1956 में विधवा पुनर्विवाह जो है वो देखने को मिला था। भाई इस सन के अंदर थोड़ा सा संशय है, 6 दिसंबर शायद ये 1856 होगा, 1956 इतना गैप तो नहीं रखेंगे। बाकी आप थोड़ा सा ध्यान करना, इसमें 1956 है कि 1856 है, कि भाई इतना एक 100 वर्ष का गैप रखकर आप ऐसा करोगे तो फिर प्रथा को लागू करने का फायदा क्या है? इसका ध्यान रखना थोड़ा सा। भाई 1956 लिखा है मैंने, हो सकता है ये 1856 भी हो, है ना। तो कोलकाता में प्रथम विधवा का विवाह जो है ये संपन्न होता है। उसके बाद में नेक्स्ट प्रथा कौन सी है? नेक्स्ट प्रथा है साथियों दास प्रथा। कौन सी प्रथा? दास प्रथा। जैसे हम कई वंश पढ़ते हैं, दिल्ली सल्तनत के अंदर एक वंश आता है गुलाम वंश, स्लेव डायनेस्टी। भाई गुलाम का गुलाम कौन था? इल्तुतमिश था। तो ये सारे के सारे क्या हुआ करते थे? ये दास हुआ करते थे। और दास का मतलब ये है कि भाई अगर किसी राजा के यहाँ पर दास बनकर रह रहे हो तो भाई राजा जो है वो मनचाहा काम करवाएगा। जैसे अगर हम बात करें कि कटप्पा जो था, ये कटप्पा बाहुबली का क्या था? दास था। तो भाई उस साम्राज्य के जो जितने भी राजा बनेंगे उन सारे राजाओं का दास बनकर कौन रहेगा? कटप्पा रहेगा। तो कौन से? बाहुबली के समय में था, और जब वो दूसरे वाला जब राजा बनता है तो उसको तो उसके पास में आना पड़ता है। अब बाहुबली राजा नहीं था तो बाहुबली को मारना भी पड़ा था कटप्पा को, चाहे वो कितना ही अच्छा उसका क्यों ना हो मित्र हो। परंतु इसमें यह सीन होता है कि जो राजा होता है ना उसी का क्या रहेगा? दास रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रथा कौन सी है? दास प्रथा। भाई इस दास प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख कहां से मिलता है? अर्थशास्त्र से मिलता है। कहां से मिलता है? अर्थशास्त्र से मिलता है। कौटिल्य की जो पुस्तक है ना अर्थशास्त्र, इस अर्थशास्त्र से किसका उल्लेख मिलता है? दास प्रथा का उल्लेख मिलता है। दास प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख कौन सी पुस्तक से मिलता है? अर्थशास्त्र पुस्तक से मिलता है, जो साथियों किसकी हो जाएगी? कौटिल्य की हो जाएगी। उसके बाद में है कि भाई इस पुस्तक के अंदर दासों के प्रकार कितने बताए हैं? 9 प्रकार बताए हैं। अर्थशास्त्र जो पुस्तक है ना, इस पुस्तक के अंदर दासों के प्रकार कितने हो जाएंगे? 9 प्रकार होंगे। कितने प्रकार हो जाएंगे? 9 प्रकार हो जाएंगे। ये 9 प्रकार इसके अंदर बताए गए हैं। मुगल बादशाह अकबर जो था ना, इस अकबर ने 1562 में इसके ऊपर क्या लगा दी थी? रोक लगा दी थी। दास प्रथा के ऊपर 1562 के अंदर अकबर ने क्या लगा दी थी? रोक लगा दी थी। और उसके बाद में क्या है कि दासों का जो निवास स्थान होता है ये क्या कहलाता है? तो इसको राजलोक कहते हैं। जो दासों का निवास स्थान होता है ना उसको क्या कहते हैं भाई? राजलोक कहते हैं। दासों का निवास स्थान को क्या कहेंगे? राजलोक कहेंगे। उसके बाद में है 1832 में लॉर्ड विलियम बेटिक जो है ना, इस लॉर्ड विलियम बेटिक ने दास निवारण अधिनियम बनाया था 1832 के अंदर। ये लॉर्ड विलियम बेटिक वही है जिसने सती प्रथा पर रोक लगाई थी राजा राम मोहन राय के साथ में मिलकर। यहां पर 1832 में लॉर्ड विलियम बेटिक जो है ना, इसने दास निवारण अधिनियम बनाया था, जिसके तहत सर्वप्रथम जो है कोटा रियासत ने दास प्रथा को क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। राजस्थान में सर्वप्रथम कौन सी रियासत ने दास प्रथा को समाप्त किया था? तो साथियों कोटा रियासत जो है ना, इसने राजस्थान में सर्वप्रथम दास प्रथा को समाप्त किया था। उसके बाद में भी दास होते कौन है? दास या तो युद्ध में बंदी बनाया हो या फिर उधार दी गई जो राशि है ना उसको न चुकाया हो।
मान लो कि भाई किसी दूसरे राजा के साथ में युद्ध कर रहे हैं और उसका कोई वहां से हमने कोई व्यक्ति को बंदी बना लिया और बंदी बनाकर हम लेकर आ गए, तो भाई बंदी बनाए हुए व्यक्ति को अगर हम लेकर आएंगे तो उसको क्या हम सिंहासन पे बिठाएंगे, बांपड़ नहीं बाढ़ देंगे कि उसके, तो भाई उस बंदे को हम क्या बनाएंगे, अपना दास बना लेंगे। या फिर हमने किसी को उधार पैसे दिए, अब काफी टाइम हो गया वो चुका नहीं रहा है, तो लास्ट में हम क्या करेंगे, जैसे हम खेतों के अंदर काम करवाते हैं तो वो बेचारे मजदूर जो होते हैं उनको दास की तरह रखते हैं ना, तो वैसे क्या होता है कि अगर किसी व्यक्ति ने उधार दी गई राशि को नहीं चुकाया तो उसको क्या बना लिया जाएगा, दास बना लिया जाएगा। तो ये कौन सी प्रथा हो जाएगी, दास प्रथा। और दास होते कौन से हैं, या तो युद्ध में बना व्यक्ति या उधार दी गई राशि को न चुकाए उस व्यक्ति को दास बनाएंगे। और दास प्रथा का उल्लेख जो है ये सर्वप्रथम अर्थशास्त्र पुस्तक से मिलता है। और भाई अर्थशास्त्र पुस्तक जो है वो कौटिल्य की है, किसकी है, कौटिल्य की पुस्तक है। और इसमें दासों के 9 प्रकार बताए हैं। अकबर ने प्रयास किया था इसको समाप्त करने का, या एक बार के लिए तो अकबर ने इसको समाप्ति कर दिया था 1862 के अंदर, लेकिन फिर भी ये प्रथा जो है ना ये समाप्त नहीं होती है। और दासों के निवास स्थान को क्या कहा जाता है, राजलोक कहा जाता है। और अगर हम बात करें दिल्ली सल्तनत में तो दासों की सर्वाधिक या गुलामों की सर्वाधिक जो संख्या है वो किसके समय में बढ़ती है, फिरोज शाह तुगलक के समय में गुलामों की सर्वाधिक संख्या बढ़ गई थी। और उनके लिए दीवान ए बगदाद नाम से कुछ जो है वो एक अलग से विभाग बनाया, दीवान ए बंदगान नाम का एक विभाग बनाया था। दीवान ए बंदगान नाम का एक विभाग बनाया था, किसके लिए बनाया था, दासों के लिए। भाई लाखों पर दासों की संख्या हो गई, गुलामों की संख्या हो गई। उस टाइम गुलाम बहुत ज्यादा हो जाया करते थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे अकबर तक आते आते अकबर ने थोड़ा बहुत इसको समाप्त किया और स्थान में परिवर्तन हुआ। क्या नाम हो गया इसका, भाई रहने का जो स्थान है उसको राजलोक कह देंगे। 1832 के अंदर लॉर्ड विलियम बेटिक जो था ना, इसने दास निवारण अधिनियम बनाया। इस दास निवारण अधिनियम के तहत राजस्थान में सबसे पहली कौन सी रियासत थी जिसने दास प्रथा को समाप्त किया था, तो वो कोटा रियासत थी। और भाई दास कौन से होते हैं, या तो युद्ध में बंदी बनाया व्यक्ति या फिर उधार दी गई राशि को न चुकाए उसको हम क्या कहेंगे, दास कहेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट कौन सी प्रथा है, दापा प्रथा। कौन सी, दापा प्रथा। 7 नंबर पे अपनी कौन सी प्रथा है, दापा प्रथा है। और दापा प्रथा के जुगाड़ो है। पे देखो दापा प्रथा की अगर बात करें ना तो वर पक्ष जो होता है, इस वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को क्या दी जाती है, राशि दी जाती है। मोटी मोटी बात है भी लुगाई खरीद के लानी कौन सी प्रथा है, दापा प्रथा है। अब जिको ले गया होगो वो भी वधु माँ बाप ने कह देगो, पैसा देगो, और वो कौन सी प्रथा हो जाएगी, दापा प्रथा हो जाएगी। इसमें कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात है नहीं। उसके बाद में कौन सी है, चारी प्रथा। अब चारी का मतलब क्या होता है, चारी का मतलब भी पैसा लेना ही होता है। भाई अगर हम वधु को शादी करके ला रहे हैं, मान लो लड़के की शादी करके ला रहे हैं, लड़के का काफी टाइम हो गया, सिलेक्शन किसी में हुआ नहीं, तो लास्ट में एक ही चांस बचता है, अब हमें लानी पड़ेगी और वो भी पैसे देकर लानी पड़ेगी। अब वो पैसे देकर हम लेकर आएंगे ना, तो वो हम क्या दे रहे हैं, उनको चारी दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, चारी दे रहे हैं। तो ये जो चारी प्रथा है ना, ये चारी प्रथा भीलवाड़ा और टोंक की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है, भीलवाड़ा और टोंक की प्रसिद्ध है। पूछे चारी प्रथा कहाँ की प्रसिद्ध है, भीलवाड़ा और टोंक की प्रसिद्ध है। चारी का मतलब क्या होता है, तो मोटे रूप में यही मतलब होता है कि भाई पैसे देने। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो लड़की के माता पिता होते हैं ना, इन लड़की के माता पिता जो है ये लड़की का क्या लेते हैं, मूल्य लेते हैं। लड़की के माता पिता ने लड़की का क्या ले लिया, मूल्य ले लिया। अब मान लो किसी लड़के की उम्र हो गई 30 से 35 साल और तो खड़े नाक को लागण कौन लाग रहे हो, तो लेके आनी पड़ेगी। अब मूल्य कितना रख दिया इन्होंने, 80,000 रुपए रख दिया कि भाई 80,000 रुपए आपको देने पड़ेंगे और हम अपनी लड़की की शादी करवा देंगे और थार लटिंगर वो कुंवारपणो जी का वो उतर जाएगा। अब इसके बाद में क्या होता है, थोड़े दिन के बाद में इनको लगता है कि हमने तो यार ये गलत कर दिया, 80,000 के अंदर तो गलती दे दिया ना। आजकल चाहे भैंस ले और चाहे ये 80,000 में एक ही बात है, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अब इन लोगों को थोड़े दिन के बाद में लालच हो जाता है कि भाई 80,000 के अंदर तो हमने कम में दे दिया, कुछ ज्यादा लेने चाहिए थे। अब इनकी इसके साथ में जो लड़की इन्होंने दी है ना, इस लड़की के साथ में बातचीत होती है और बातचीत होती है तो ये कहते हैं भी रात को निकल जाना। अब अपन कई बार कॉमेडी के अंदर देखते हैं कि भी हम मोल लेकर आए थे, वो तो रातों रात भाग गई भाई,
है ना कि भाई घना दिन टिक क्या कौन 2-3 दिन ही रहे, तो वो 2-3 दिन रहने के पीछे वो कारण क्यों है, तो वो है वो चारी प्रथा। कौन सी चारी प्रथा। और चारी जी मान लो अपन पैसा दे के ले आए, मान लो कोई एक लड़की है, उस लड़की की शादी कर दी, 80,000 रुपए लिए, लड़की की शादी कर दी, वो लड़के के साथ चली गई। 2-4 दिन के बाद में इसके घर वालों को लगा कि भाई हम वापस बुला सकते हैं, इन्होंने फोन किया कि भाई तुम वापस आ जाओ। अब ये रातों रात वहां से भाग कर आ जाएगी और ये बंदे आगे से दूसरा लड़का सेट रखते हैं, उससे चारी ले लेते हैं, यानी चारी के लालच में लड़की को दूसरे के साथ भेज देते हैं। कहने का मतलब है दूसरे व्यक्ति के साथ में उस लड़की की क्या कर देते हैं, शादी कर देते हैं। जब ये बंदा ढूंढता ढूंढता जाएगा तो इसको तो वहां पे मिलेगी नहीं, ये कहेंगे भी हमें क्या पता, हमने तो आपके साथ भेज दी थी, अब आप जाने और आपका काम जाने। इन्होंने रातों रात सलटा दिया था इस मामले को। तो ये कौन सी प्रथा होती है, चारी प्रथा होती है। तो इससे अच्छा इस प्रथा का उपयोग न करते हुए जो आगे की जो वैकेंसियां हैं उनमें पेपर फाइट किया जाए ताकि इन प्रथाओं की आवश्यकता न पड़े। उसके बाद में क्या होता है, कन्यावध। भाई अभी तो थोड़ा कम हो गया है, पहले पीछे आज से 4-5 साल पहले ना ये बहुत ज्यादा हो गया था कन्यावध, कि भाई भ्रूण हत्या करना, कि भाई पेट के अंदर पहले से ही अल्ट्रासाउंड से कुछ ऐसी मशीनें लगी थी जिनसे पता लग जाया करता था कि भाई लड़का होगा कि लड़की होगी। अब बड़े लोगों के बड़े चौचले होते हैं, अब ये क्या करते हैं कि भाई अगर लड़की है बोले गिरवा दो, लड़का लड़का रखेंगे। अब अगर लड़की को गिरवा दिया, लड़का रखा, बाद में लड़का 30-30, 35-35 साल का हो जाता है, अट्टा सट्टा भी नहीं हो पाता है, दे तो किसके बदले, फिर कोई और होती है, कोई बाणजी का बदला ले, फिर कोई भतीजी डिक है, वहां तक बात चली जाती है। कन्यावध में जो है ना ये है कि बच्ची के जन्म होने पर या जन्म से पहले उसे मार दिया जाता था, उसे क्या कहेंगे, कन्यावध कहेंगे। कि बच्ची का जन्म हुआ या जन्म होने से पहले उसे मार दिया जाता था, उसे कन्यावध कहेंगे। कन्यावध को सर्वप्रथम जो है ना राजस्थान में 1833 के अंदर कोटा ने बंद किया था। यहाँ पर हमने क्या बात की थी कि जो दास प्रथा है ना, इस दास प्रथा को भी राजस्थान में सर्वप्रथम किसने बंद किया था, कोटा ने बंद किया था। और यहाँ पर कन्यावध को भी सर्वप्रथम किसने बंद किया था, कोटा ने बंद किया था। और कब किया था कोटा ने भाई, 1833 के अंदर किया था। और बूंदी जो है ना, बूंदी कौन सा पीछे रहने वाला है, अगर कोटा का नाम आएगा तो बूंदी का भी नाम उसके साथ ही आएगा। अब बूंदी जो है ना इसने 1834 के अंदर कन्यावध को क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। उसके बाद में 1844 के अंदर उदयपुर और जयपुर ने भी इसको समाप्त कर दिया। भी हम कौन से पीछे रहने वाले हैं, तो 1844 में उदयपुर जयपुर जो है उन्होंने भी इस प्रथा को समाप्त कर दिया था। तो आज इसमें हमने बात की विधवा पुनर्विवाह की, और विधवा पुनर्विवाह लागू हुआ था 27 जुलाई 1856 को धारा 5 के तहत लागू हुआ था। उसके बाद में हमने बात किया 6 दिसंबर 1956 या 1856 को कोलकाता में प्रथम विधवा विवाह जो है वो संपन्न हुआ था। दास प्रथा जो है ना, इसका उल्लेख अर्थशास्त्र में मिलता है। अकबर ने रोक लगाने का प्रयास किया और 1832 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने दास निवारण अधिनियम बनाया था, जिसके तहत सर्वप्रथम कोटा रियासत जो है ना, इस कोटा रियासत ने इस प्रथा को समाप्त कर दिया था। और दास होते युद्ध में बंदी बनाया व्यक्ति या उधार दी गई राशि को न चुकाए तो उसको हम क्या बना देंगे, दास बना देंगे। दापा प्रथा कि विवर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को राशि देना, वो दापा कहलाएगा। चारी प्रथा भीलवाड़ा और टोंक की प्रसिद्ध है। और चारी प्रथा के अंदर क्या होता है कि लड़की के जो माता पिता होते हैं ना, ये लड़की का क्या लेते हैं, मूल्य लेते हैं, और थोड़े दिन के बाद में ये चारी के लालच में लड़की का दूसरा विवाह कर देते हैं और दूसरे के साथ में भेज देते हैं। ये पहले वाले को गोली देकर आ जाती है। और कन्यावध, बच्ची का जन्म होने से पहले उसे मार दिया जाता था या फिर जन्म होने के बाद में मार दिया जाता था, उसे कन्यावध कहते हैं। अभी धीरे धीरे करके कन्यावध जो है वो कम हो गया है और आजकल तो लड़कियों को ज्यादा अगर रखने लगे हैं, सबसे ऊपर रखा जाने लगा है। अब ये कम देखने को मिलता है ये केस, क्योंकि पिछले कई सालों के अंदर ना बहुत सारे डॉक्टर ऐसे हैं जो इस केस के अंदर पकड़े गए हैं, जो भ्रूण की जांच करते थे और अगर लड़की है तो उसको गिरवा देते थे, तो उनको जेल भी हुई थी शायद, ऐसा करके जो है वो इसको बंद भी कर दिया है और आजकल ऐसा देखने को नहीं मिलता है। कोटा रियासत ने सबसे पहले 1833 में बंद किया था। भाई उससे पहले ना भी मैं 4-5 साल पहले की बात बता रहा हूँ जो मैंने देखा है। 1833 से पहले की बात करें या हमारी आज़ादी से पहले की बात करें
तो उस टाइम भी लड़कियों की हालत जो थी वो बहुत बुरी हुआ करती थी। लेकिन धीरे धीरे लड़कियों की हालत सही होने लगी, लेकिन फिर लोगों को लगा कि भी लड़के होने जरूरी है, लड़की तो न हो तो भी दिख जाए। और अभी लोगों को पता चला वो लड़की न होगी तो नहीं दिखेगा, क्योंकि लड़का कुंवारा रहेगा अगर लड़की नहीं होगी तो। क्योंकि आजकल तो भाई अट्टा सट्टा ज्यादा होने लगा है, और ये भी एक प्रथा ही है, अट्टा सट्टा भी प्रथा ही है। इसके तहत लड़की दो और लड़की लो। अब लड़की इनके पास है नहीं, क्योंकि पहले से इन्होंने भ्रूण जो है उसकी जांच करवाई थी, लड़की को मरवा दिया, लड़की है ही नहीं तो फिर लड़की देंगे कहां से, और देंगे कहां से, अगर देने के लिए नहीं है तो फिर लेंगे कहां से, फिर दोनों जगह वैली हो जाती है। इसलिए क्या हुआ कि 1833 में कोटा ने बंद कर दिया, 1834 में बूंदी ने बंद कर दिया, 44 में उदयपुर और जयपुर ने भी इसको बंद कर दिया था। भाई स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में नेक्स्ट पेज हम लेकर आते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लो। दूसरा पेज, और नेक्स्ट प्रथा कौन सी है, और तो आपकी नेक्स्ट प्रथा हो जाएगी ये प्रदा प्रथा। कौन सी प्रथा? प्रदा प्रथा। कि भाई प्राचीन समय के अंदर क्या होता था कि भाई पर्दा रखना एक परंपरा ही थी। महिलाएं उसके अंदर क्या रखती थी? पर्दा रखती थी, और उसमें एक मतलब अपने बागड़ी में सीधी बात करे ना तो एक शर्म शंका हुआ करता था उस टाइम, तो उसे पर्दा प्रथा कहते भी। महिलाएं अपना चेहरा किसी दूसरे को नहीं दिखाती थी, तो वो कौन सा प्रथा हो जाएगी? पर्दा प्रथा हो जाएगी। भाई वो दूसरों के सामने नहीं जाएगी क्योंकि वो पर्दा रखती है उनसे। और अपने आज भी देखते हैं अपने समाज के अंदर कि भाई जेठ से ससुर जो होता है उससे तो ओला पेटी जो है वो आज भी कई जगह देखने को मिलता है। तो वो एक प्रकार से क्या है? पर्दा प्रथा ही है। ठीक है, तो ये पर्दा प्रथा है ना, इस पर्दा प्रथा का प्रारंभ गुप्त काल से माना जाता है। कौन से काल से माना जाता है? गुप्त काल से इसका प्रारंभ माना जाता है। पर्दा प्रथा का प्रारंभ कौन से काल से माना जाता है? गुप्त काल से माना जाता है। सती प्रथा के पहले प्रमाण कौन से काल से मिले थे? गुप्त काल से मिले थे। इसमें देखो सर्वाधिक जो इसको बढ़ावा दिया था ना वो मध्यकालीन भारत के अंदर मिला था। इस पर्दा प्रथा को सर्वाधिक बढ़ावा मध्यकालीन भारत में मिला था, क्योंकि मध्यकालीन भारत जो है वो किससे संबंधित है? मुसलमानों से संबंधित है। कि जो मुसलमानों ने जो आक्रमण किए थे ना, उस आक्रमण के बाद में सर्वाधिक हमें कौन सा प्रथा देखने को मिली थी? पर्दा प्रथा। भी आज भी आप देखते हो कि मुसलमानों के अंदर बुर्का पहना जाता है, कि भाई वो महिला जो है वो अपने पति के अलावा दूसरे किसी मर्द गैर मर्द को अपना चेहरा नहीं दिखाती है। तो वो एक प्रकार से क्या होता है? पर्दा प्रथा होती है। उसके अंदर वो महिला जो है वो बुर्का पहन कर रखती है। तो भाई इसके अंदर जो इस परंपरा को आज भी मुस्लिम समाज जो है ना वो बड़े गहराई से निभा रहा है, और होना भी चाहिए। भाई कोई भी समाज हो, सारे समाज के अंदर ये होनी चाहिए। मैं इस चीज को बोल रहा हूँ कि भाई ऐसी बात नहीं है कि पुराने जमाने की बात है और आप इस बात को क्यों बढ़ावा दे रहे हो। भी पर्दा प्रथा होनी चाहिए, थोड़ी बहुत शर्म शंका होना चाहिए भाई। और ने तो कपड़े जो है ना वो तो ढंग के होने चाहिए। अब वो आजकल जो ये कट्टे फटे कपड़े चल गए, क्या सीन है ये? लड़कियां जो है ये इस प्रकार के कपड़े पहन लेती है कि पता ही नहीं चलता कि कुछ पहन रखा है कि नहीं पहन रखा है। तो फिर वो चीज अच्छी है कि ये पर्दा प्रथा अच्छी थी। तो उस हिसाब से तो जो आज के जमाने में पहले लोगों ने इसको बढ़ावा दे दिया कि ये बंद करवा दिया, और बंद करवा दिया तो महिलाओं को लगा कि भाई अब तो अपनी सरकार है और अपन जैसा करेंगे वो हमारी मर्जी है। तो वो ऐसे ऐसे कपड़े पहनने लगी, जिससे अब बेचारे जो कुछ समझदार लोग हैं ना उनको तो बड़ी शर्म आती है कि यार इससे अच्छा तो ये है कि हमें ओला काट लेना चाहिए ना, चुन्नी चानी हमें ओढ़ लेनी चाहिए ताकि भाई ये दृश्य तो न देखना पड़े। तो इसमें क्या है कि मुसलमानों के समय में सर्वाधिक इसका विकास हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती जो है ना इसने इस प्रथा को मिटाने का प्रयास किया था। हालांकि स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसको मिटाने का प्रयास जरूर किया था, लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे ना इन्होंने ही नन्ही बाई या नन्ही जान नन्ही भगतन जो है ना इसकी जो उस टाइम की जो हरकत थी, उसके कपड़े थे, उसका रहन सहन, उसका चाल चलन था, उसको देखकर स्वामी जी ने टोका था उसको, तब उसने स्वामी जी को मारा था। अभी उसको तो इसने टोक दिया, और फिर इन्होंने कौन सी प्रथा का अंत कर रहे हैं? तो भाई पर्दा प्रथा का अंत कर रहे हैं। तो फिर उसने भी तो कौन सा यही तो होगा ना कि भाई कोई एरे गरे कपड़े पहन रखे होंगे फिर, या ज्यादा बोलती होगी।
थोड़ा बहुत ही बोला था और वो भड़क गई थी और उसने जाकर हलवाई को बोल दिया कि भी स्वामी जी को कोई ऐसा जहर दे दो जिससे किसी को पता भी न चले, और दूध में जहर डालकर पिलाया था और उसकी मृत्यु हो गई थी। तो भाई बढ़ावा देने का काम था, जहां तक बढ़ावा देना है ठीक बात है, लेकिन इसको इतना ज्यादा बढ़ावा मिल गया कि आजकल जो है ना वो मर्दों को शर्म आने लगी है, लड़कियों से ज्यादा, महिलाओं से ज्यादा। ठीक है, तो ये कौन सी प्रथा है? पर्दा प्रथा। और इसको बढ़ावा किसने दिया था? इसको मिटाने का प्रयास किसने किया था? इसको मिटाने का प्रयास जो है वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। लेकिन ये पर्दा प्रथा जो है ना वो कई जगह तो आज भी विद्यमान है, और पर्दे के अंदर महिला वास्तव में खूबसूरत लगती है। अब कुछ को लगता है कि भाई आपने ऐसे कटे फटे आधे कपड़े पहन लिए तो हम खूबसूरत लग रहे हैं। अरे बावली, तू खूबसूरत को लगन लग रही, अब तन खुद ने के बताऊंगा तू किसी के लगन लग रही है। क्योंकि आप लोग जो है ना ये जिस प्रकार के कपड़े पहन लेते हैं, फिर लड़कों को दोष दिया जाता है कि भाई ये टेढ़ी टेढ़ी नजरों से देख रहा है। अब बेचारा क्या करे, अब नजरों को आंखें तो फोड़ नहीं सकता, और तूने आगे से ये पहन के आई है तो देखेगा, अगर तुमने ढंग के कपड़े पहने होते तो नहीं देखता। अब फिर लड़कों को दोष दे दिया जाता है। तो ये पर्दा प्रथा जो है ना, इस पर्दा प्रथा को समाप्त करने का प्रयास, भाई उस टाइम की जो प्रथा थी ना उस हिसाब से देखे तो ये पर्दा प्रथा गलत थी, कि वहां पे तो बहुत ज्यादा उनको अंदर ही रखा जाता था, महिलाओं को बाहर ही नहीं निकलने दिया जाता था। लेकिन आज तो पूरी छूट है, लेकिन फिर थोड़ा बहुत कुछ रखना चाहिए भाई, कुछ कपड़े तो ढंग के पहनने ही चाहिए। तो ये पर्दा प्रथा है। दूसरी है त्याग व टिक्का प्रथा। कौन सी? त्याग व टिक्का प्रथा। कि भी लड़की के विवाह के समय कुछ ऐसी जातियां आती है जो लड़की के पिता से मुंह मांगी रकम मांगती है और वो उसे देना पड़ता है। मोटे रूप में बोले तो दहेज प्रथा के जैसा ये होता है। इसमें क्या होता है कि कई जातियां होती है जो लड़की के पिता होते हैं उनसे मुंह मांगी रकम मांगती है। भाई शादी वाले दिन जाकर फेरों पे कहेगी हम तो 10 लाख लेंगे, तो बेचारा बाप क्या करे, बारात को पाछी तो भेज नहीं सकता, वो क्या करेगा, वो भाई ऐसे बेचारा कोई कहीं से भी मतलब एडजस्ट करके पैसे लेकर आएगा और उनको चुकाएगा। अब उधार तो उन्होंने दिए नहीं थे, लेकिन फिर भी देने पड़ेंगे, तो इसको हम क्या कहेंगे? त्याग व टिक्का प्रथा कहेंगे। 1841 में वाल्टर हितकारिणी सभा, वाल्टर हितकारिणी सभा जो है 1841 की, इसके द्वारा इसको क्या किया गया था? समाप्त किया था। इस त्याग व टिक्का प्रथा को कब समाप्त किया था? 1841 में वाल्टर हितकारिणी सभा के द्वारा। कौन सी सभा के द्वारा? वाल्टर हितकारिणी सभा के द्वारा इसको समाप्त कर दिया। 1844 में सर्वप्रथम बीकानेर व जयपुर ने बंद किया था। ये जो त्याग व टिक्का प्रथा है इसको सर्वप्रथम बंद किसने किया था? बीकानेर व जयपुर ने किया था। उसके बाद में अगली नेक्स्ट कौन सी प्रथा है? डाकन प्रथा है। इसमें क्या होता था कि भाई कोई एक गांव की कोई महिला है और उस महिला को डाकन कह के और गांव के बाहर ले जाकर उसको जला दिया जाता था, यानी डाकन घोषित कर दिया। अब कई जगह कहते हैं ना कि भाई तू तो बड़ी डाकन जैसी लग रही है या तू डाकन है, ऐसे बोल दिया जाता है। तो भाई वो महिला को क्या करेंगे? तो भाई डाकन कह के और गांव से बाहर ले जाएंगे और उसको जला देंगे। ये कौन सी प्रथा हुआ करती थी? डाकन प्रथा हुआ करती थी। हालांकि वो कोई महिला डाकन चुड़ैल भूतनी कुछ नहीं थी, वो उसको लोगों ने ऐसे ही बना दिया। जैसे कई कुरीतियां हैं अपने समाज के अंदर, अगर किसी महिला के बच्चा नहीं है तो बच्चा नहीं तो उसको क्या कहेंगे? बांझड़ी कहेंगे। और वो क्या है कि वो अगर कहीं मिल गई या कहीं दिखाई दे गई, किसी के घर पे आ गई, तो लोगों को लगता है ये हमारे घर क्यों आई है, ये बांझ है, इसके बच्चे नहीं है और ये हमारे घर अच्छी नहीं लग रही है। अगर कोई विधवा महिला मिल गई तो भी लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई ये तो विधवा है, ये हमें मिल गई तो हमारा काम अशुभ हो जाएगा। तो ये सब हमारे समाज के अंदर कई कुरीतियां हैं जो आज भी देखने को मिलती है गाँव के अंदर। ये डाकन प्रथा थी। इसमें क्या है कि किसी भी महिला को डाकन कहकर क्या कर दिया जाता था? गाँव के बाहर या गाँव में उसे जला दिया जाता था कि भाई ये तो क्या है? डाकन है। 1853 में मेवाड़ भीलकोर जो है ना, इस मेवाड़ भीलकोर के जेसी ब्रुक नाम का एक व्यक्ति था, जेसी ब्रुक नाम का एक व्यक्ति था जिसने सर्वप्रथम डाकन प्रथा के ऊपर क्या लगाई थी? रोक लगाई थी। महाराणा स्वरूप सिंह, मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह जो है ना, 1857 की क्रांति के समय जो स्वरूप सिंह थे, इन्होंने खेरवाड़ा उदयपुर में सबसे पहले इसे समाप्त किया था। खेरवाड़ा उदयपुर में सर्वप्रथम इसको समाप्त किया था उदयपुर के महाराजा स्वरूप सिंह ने। और स्वरूप सिंह ने अंग्रेज अधिकारियों को शरण दी थी। कौन से अधिकारियों को? अंग्रेज अधिकारियों को शरण दी थी। और कहां पर रखा था स्वरूप सिंह ने? जग मंदिरों में रखा था। कहां पे रखा था?
जग मंदिरों में रखा था। और इसी स्वरूप सिंह ने एक अच्छा काम भी किया है। अंग्रेजों का साथ तो चलो खैर दिया था 1857 की क्रांति में, क्योंकि वो उस टाइम की स्थिति रही होगी, लेकिन इन्होंने खेरवाड़ा उदयपुर से इस डाकन प्रथा को समाप्त कर दिया था। उसके बाद में क्या होता है कि राजस्थान डायन प्रताड़ना अधिनियम 2015 में बना था। राजस्थान डायन प्रताड़ना अधिनियम जो है ये बनता है 2015 में, और साथियों लागू कब होता है? 26 जनवरी 2016। ध्यान रखना कि ऐसा कोई अधिनियम हो जो नवंबर दिसंबर के आसपास बना हो, उसको डेफिनेटली हम कब लागू करेंगे? 26 जनवरी को ही लागू करेंगे, 26 जनवरी को ही लागू करेंगे। तो उसी प्रकार से ये अपना अधिनियम जो है ना, डायन प्रताड़ना अधिनियम, इसको हमने 26 जनवरी 2016 को लागू किया था। इसमें डायन या चुड़ैल प्रथा जो है इसको क्या माना गया है? गैर कानूनी माना गया है कि आज के बाद में आप अपने मुंह से किसी महिला को डायन या चुड़ैल नहीं कहोगे। ठीक है, अगली है बेगार प्रथा या हाली प्रथा, ये सॉरी हलमा प्रथा, हलमा हीड़ा। भाई बेगार प्रथा क्या होती है? बेगार प्रथा होती है कि राजा महाराजाओं के जब भी कोई निर्माण कार्य होते थे, मान लो राजा क्या बना रहा है? दुर्ग बना रहा है, तो राजा महाराजा के निर्माण कार्य के अंदर जो गांव के लोग थे ना, ये गांव के लोग बिना मजदूरी के क्या करते थे? कार्य करते थे। और बिना मजदूरी के कार्य करते थे जिसे क्या कहते हैं? बेगार प्रथा कहते हैं। क्या कहते हैं? बेगार प्रथा। कि भाई बेगार में ही काम कर रहे हैं, पैसे कोई मिल नहीं रहे हैं, बेगार इनको मिल नहीं रही है, बेकार में काम कर रहे हैं, बेगार इनको मिल नहीं रही है। इसके तहत ब्राह्मण और राजपूत जो है ना ये कार्य नहीं करते हैं, और साथ में महिलाएं भी काम नहीं करती है। परंतु बूंदी एकमात्र ऐसी रियासत है, और बूंदी के अंदर जो है ना यहाँ पर महिलाएं भी बेगार बिना पैसों के क्या करती थी? काम करती थी। आदिवासियों में बिना पैसों के आपसी सहयोग किया जाता है। जैसे अपन क्या कहते हैं, वो एक नाम लिया जाता है हमारे गांव के अंदर ही, सीरी बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, जो यानी कि पहले इसका खेत समा दो सारे मिलके, और फिर इस वाले का खेत हम सारे मिलकर जो है वो समा देंगे। वो एक सीरो बनाए जब पता को नहीं वो के नाम है बिंगो, तो वो किया जाता है। उसी प्रकार का है, आदिवासियों के अंदर बिना पैसों के आपसी सहयोग किया जाता है जिसे हलमा हीड़ा कहा जाता है। ये प्रश्न पूछा गया है कि भाई हलमा हीड़ा किसे कहा जाता है? आदिवासियों में बिना पैसों के आपसी सहयोग कार्य किया जाता है जिसे हिलमा हीड़ा कहा जाता है। 1976 में ये जो बेगार प्रथा है ना, इस बेगार प्रथा को समाप्त कर दिया था, और बूंदी में महिलाओं से कार्य करवाए। ये भी आपको बता दिया, संविधान के अनुच्छेद 23 के अंदर बेगार प्रथा को गैर कानूनी बताया गया है। यहां तक हमने 13 प्रथाएं पढ़ ली है। कल हम जो है संडे है, और कल हम इन प्रथाओं को कंप्लीट पढ़ लेंगे, और साथ में या तो अगला हमारा रीति रिवाज पढ़ लेंगे, और या आपके जो मध्यकालीन भारत की जो पृष्ठभूमि है वीडियो के अंदर लगती है वो आपको पढ़ाएंगे। तो आप वीडियो को देखा करो भाई, लाइक लुक कर दे करो, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर देना। ठीक है, धन्यवाद।